हो गया लेवी, मैं गलत थी। ये पूरी तरह मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हारा शॉट मिस हो गया। मुझ पर दोष डालो, पूरी तरह मुझ पर। असल में मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था, बस उसे थोड़ा चिढ़ा रहा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना सीधा सीधा फंस जाएगी, बिल्कुल पूरा मामला गले लगा लेगी। वो वाकई कुछ अलग थी। अभी उसकी रिएक्शन देखकर वो पूरी तरह अपने आप में उलझ गई थी। खुद को यकीन दिला रही थी कि उसने मुझे गलत किया है। वहां बैठी खुद की बनाई हुई गलती में डूब रही थी, जैसे मैंने उसके खिलाफ कोई बड़ा जुर्म किया हो। मैं सच में उससे हारा गया था, एक खास तरह की बेखबरगी, लेकिन बिल्कुल अचानक। वही चीज सिस्टम रिवॉर्ड को ट्रिगर कर गई। उसकी खुद की बनाई हुई चक्रवात ने एक असली भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर दी। रिवॉर्ड अनलॉक हो गया, एक पूरी तरह से अनपेक्षित नतीजा। मैं इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। ठीक उसी वक्त सिस्टम की घंटी बजी। मेरी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन इंटरफेस आ गया। डिंग, सिस्टम एक रिवॉर्ड दे रहा है। फ्यूचर्स मार्केट निवेश भविष्यवाणी की पहुंच। नोट, इस रिवॉर्ड को पाने के बाद होस्ट फ्यूचर्स मार्केट निवेश तक पहुंच सकता है। अनुमान, सिस्टम सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण करेगा, वो जिनमें निवेश पर सबसे ज्यादा रिटर्न हो। इनाम को देखकर मैं चुपचाप मुस्कुरा उठा। बिल्कुल भी खराब नहीं। सबसे बढ़िया बात यह थी कि मैंने असल में कुछ किया ही नहीं, बस उसे हल्का फुल्का चिढ़ाया था और उसने बाकी सब कुछ पूरी तरह खुद संभाल लिया। सच में ये एक ऐसी उलझन थी जो मैंने खुद अपने ऊपर लाद ली थी। सिस्टम की विवरणिका को ध्यान से पढ़ते हुए मैं सच में इससे खुश था। फ्यूचर्स में निवेश स्वभावतः बहुत जोखिम भरा होता है। या तो तुम मारना या सब कुछ खो देना। कभी कभी इतना ज्यादा हार जाना कि पूरी तरह डूब जाओ। उससे भी बुरा, बिल्कुल खाली हाथ निकल जाना। फ्यूचर्स मार्केट के 10 में से 9 प्रोजेक्ट्स जाल होते थे। लगभग हर जगह पूरा नुकसान। लेकिन मैं डरता नहीं था। सिस्टम मेरे लिए पूरी फ्यूचर्स ट्रेडिंग मार्केट को स्कैन कर रहा था। सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले प्रोजेक्ट को खोजता था, जिससे मैं पूरी तरह रिस्क से बच सकता था। इस टूल के साथ जो भी निवेश करता था, वो लगभग पक्का मुनाफा देता था। मैं गहरे संतोष के साथ मुस्कुराया। पहले ही मैं बाद में अपने फोन पर फ्यूचर्स मार्केट खोलने वाला हूं और सिस्टम को सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला प्रोजेक्ट ढूंढने दूंगा, वो जो निवेश पर सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा हो। वैसे पिछले जो प्रोजेक्ट मैंने खरीदा था, वो पहले ही 200 गुना बढ़ चुका था। मुझे लगभग $3 मिलियन आने थे, लेकिन उसमें से करीब 400,000 डॉलर का इस्तेमाल और जगहों पर होना था। तो अभी करीब $2.6 मिलियन बचा हुआ था। इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने पहले ही पैसे निकालने का रिक्वेस्ट दे दिया था। अभी अभी मैंने अपने फोन पर चेक किया। अनुमानित आने वाली राशि, समय आज रात सबसे जल्दी या कल दोपहर 6 बजे तक सबसे देर से था। उसी के बाद उसने एक और मैसेज भेजा। लेवी, मैं सच में बहुत माफी चाहती हूं। मैंने वो जो कहा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती थी। मुझे डर था कि तुम पैसा खो दोगे। मुझे कैसे पता होता कि वो प्रोजेक्ट 200 गुना बढ़ जाएगा। उस वक्त कीमत गिर रही थी, बहुत बुरा हाल था। लेकिन जो भी हो, तुम्हारा मौका चूकने की वजह मैं ही हूं। मुझे इसका बहुत बुरा लग रहा है। मैं सच में बहुत दोषी महसूस कर रही हूं। घर पर वो थी, पूरी तरह पछतावे की घुमावदार राह। वो मैसेज भेजने के बाद पूरी चुप्पी के साथ सोफे पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ करना ही पड़े, कुछ ऐसा जिससे पता चले कि उसे माफ करना चाहिए, कुछ करके मुझे खुश करना पड़े। लेकिन जितना ज्यादा वो सोचती, उतना ही खाली हाथ रह जाती। शायद मुझे देर रात का कुछ नाश्ता बना दे, जबकि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। बचपन से ही उसे हमेशा एक छोटी राजकुमारी की तरह माना गया था। जब भी उसके माता पिता घर पर नहीं होते, वो उसे पैसे छोड़ जाते
और कहते कि बाहर जाकर खा लेना। या तो कोई नौकरानी खाना बनाती थी। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो ये उसकी पहली बार थी जब वो रसोई में कदम रख रही थी। थोड़ा डर लग रहा था। उसने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन रेसिपी ढूंढने लगी। शायद फ्राइड एग्स बनाए। इतना तो मुश्किल नहीं होगा। बस थोड़ा तेल डालना था, अंडा फोड़ना था और तला देना था। काफी आसान था। उसने सोचा बस कर डालो। 10 मिनट से ज्यादा हो गए। शाम हो चुकी थी और घर जाने वाली टैक्सी में ट्रैफिक लग गया था। तो जब मैं आखिरकार दरवाजा खोलकर अंदर गया, 10 मिनट से भी ज्यादा हो गए थे। मैं अभी अभी पहुंचा था कि दरवाजा धकेलकर लिविंग रूम में घुस गया। स्काई, मैं आ गया हूं। तुम कहाँ हो? ओह, मैं खाने की गली से गुजर रहा था और पता है तुम्हें वहां की सूप डम्पलिंग्स बहुत पसंद है, तो मैं 2 स्टीमर ले आया। हाय, तुम कहाँ चली गई? जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर आया, मुझे एक गंध महसूस हुई। कुछ जल रहा था। ये क्या है? क्या फ्लैट में आग लग गई है? लेकिन वो भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं रसोई की तरफ देखने लगा और वहां वो थी, आधी धुएं में डूबी हुई, मुड़ के मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा कालिक से भरपूर, बिल्कुल घबराया हुआ, कुछ हद तक मजाकिया और कुछ हद तक दयनीय लग रहा था। स्काई, तुम क्या कर रही हो? माफ करना, लेवी, पूरा एक्सीडेंट था। एकदम गलती से हुआ। मैं बस ये सोचती रही कि ये मेरी वजह से हुआ। तुमने असली पैसे कमाने का मौका खो दिया मेरे कारण। अगर मैंने कुछ कहा नहीं होता, अगर तुमने पैसे खाते में ही रखे होते, तो वो 200 गुना बढ़ जाते। ये सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे लगा तुम घर आने वाले हो, तो मैंने तुम्हारे लिए अंडा फ्राई किया। सच में माफ करना, बस कुछ अच्छा करना चाहता था। और फिर ऐसा हो गया। वो बहुत शर्मिंदा लग रही थी। साफ दिख रहा था कि मेरी खाना बनाने की कोई काबिलियत नहीं है। वो खुद की भी तारीफ कम कर रही थी। उसने उस अंडे को देखा जो अभी अभी फ्राई किया था। ऊपर का हिस्सा ठीक ठाक था, खाने लायक, मुश्किल से, लेकिन जब उसे पलटा तो पूरी तरह काला था। डराने वाला। एक नजर में ही भूख उड़ जाती। पैन के नीचे से भी काला। कोई भी उसे निगल नहीं सकता था। उसने खाने की तमन्ना ही खत्म कर दी, पूरी तरह से। कोई भी इसे नहीं समझ पा रहा। लेवी, हंस ले, मैं शर्म से लूंगा, पर चिंता मत कर। ये मेरी पहली कोशिश है। अभ्यास से एक दिन तुम मेरी तली हुई अंडे खाओगे। मैं बेसहारा हंसा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्काई, कोशिश मत कर। ये तुम्हारा काम नहीं है। चिंता मत कर। देखो इस रसोई का हाल। धुआं हर तरफ। बिना वेंटिलेशन के अंडा तल रही हो। आग पूरी तेजी से जल रही है। क्या तुम चूल्हा उड़ा देने की कोशिश कर रही थी? मैंने उसे बाहर खींच लिया। रसोई से होते हुए उसने उसे सीधे बाथरूम तक ले जाकर बोला, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। अपना चेहरा धो लो। तुम तो बिल्कुल काले धुआं से ढके बच्चे बिल्ली जैसी लग रही हो। धोकर बाहर आई तो फिर से ताजा और प्यारी लग रही थी। 2 मिनट पहले से बिल्कुल बदल गई थी। उसकी नजर तुरंत टेबल पर रखे सूप डम्पलिंग्स पर पड़ी। उसने खुशबू सूंघी और खुद को रोक नहीं पाई। वाह, लेवी, ये मेरे लिए लाए हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यहां के सूप डम्पलिंग्स कितने पसंद हैं? बस खुशबू से ही, पहले से ही कमाल का था। भले ही उसने अभी अपनी चाची और बाकी लोगों के साथ पूरा खाना खा लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसके लिए कुछ लेकर आई हूं, तो बस इतना ही काफी था। उसने 2 उठाए और सीधे मुंह में डाल दिए। ये सच में बहुत बढ़िया है। लेवी, तुम सच में सबसे अच्छे हो। मैं सच में सोच रही थी कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। मैंने तो तुम्हें एक जिंदगी बदलने वाला मौका ही चूकवा दिया। तुम्हारा वो मौका जिससे तुम सच में बड़ा नाम कमा सकते थे। और तुम न तो नाराज हो, बल्कि मेरे लिए सूप डम्पलिंग भी लेकर आए। लेवी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं सच में। अभी थोड़ा सा झटका लगा है। जब मैं बैठा, स्काई,
लोग कहते हैं तुम बिल्कुल बेखबर हो, और वो गलत नहीं है। मैं मजाक कर रहा था और तुमने पूरी तरह से मान लिया। वो ठिठक गई। क्या लेवी, क्या तुम ये कह रहे हो कि वो $20,000 जो तुमने लगाए थे, तुमने असल में कभी निकाली नहीं? वो मेरी तरफ आंखें फैलाए देख रही थी। तुम पूरे समय मुझसे धोखा कर रहे थे। तो तुम्हारे पास वाकई अंदर की कोई जानकारी है या कुछ ऐसा? तभी उसने नाटकीय अंदाज में अपना सीना पकड़ा, जबकि मैं बस उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे यकीन दिला दिया था कि मैंने असल में पैसे निकाल लिए हैं। राहत तो तुरंत मिली, जब तक नतीजा अच्छा था, बस वही मायने रखता था। लेवी, तुमने तो मुझे आधा मरने जैसा डराया। सच में लगा था तुम मेरी सुनोगे और जल्दी बाहर निकल जाओगे। भगवान का शुक्र है लेवी, तुम्हारा अपना दिमाग है। तुमने अपनी जगह बनाए रखी। और अब देखो लेवी, तुम आधिकारिक तौर पर करोड़पति हो। इससे करीब $3 मिलियन। सिर्फ 19 साल के हो और इतनी कमाई कर रहे हो। लेवी, तुम वाकई कमाल के हो। मैं अभी तुम्हें देखकर थोड़ा दंग रह गया हूं। सच में लेवी, पता है क्या, जब शेयर बाजार और निवेश की बात हो रही थी तो मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा बहुत समझ है। आखिरकार मेरे माता पिता मुझे फाइनेंस की तरफ धकेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसी इंडस्ट्री में काम करूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सोच इतनी गलत होगी। मुझे तो सच में लगा था कि वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। लेवी, तुम तो एकदम अलग ही लेवल पर हो। उसने अचानक एक जोरदार आइडिया दिया और पूरी गंभीरता से मुझसे देखा। लेवी, सच कहूं तो एक बात सोच रहा था। जब हम दोनों कॉलेज जाएंगे तो क्या होगा अगर हम दोनों एक ही मेजर चुन लें? तुम्हारे इस क्षेत्र के इंस्टिंक्ट्स के साथ। नहीं तो फाइनेंस पढ़ना सच में बर्बादी होगी। मुझे फाइनेंस में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो अभी भी अपने असली रास्ते पर जाना चाहता था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो थोड़ी निराश लग रही थी। बिजनेस एडमिन? ये तो अफसोस की बात है लेवी। तेरी काबिलियत के साथ फाइनेंस में तू बहुत आगे जा सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों उसी स्कूल में पहुंच जाएं। वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं उत्तरी क्षेत्रों के स्कूलों में आवेदन करूं। घर के करीब रहना होगा वैसे, लेकिन मैं फिर भी यहां आना चाहता हूं, उसी स्कूल में जहां तुम हो। उसने प्यार से अपना हाथ थपथपाया, छाती से हंसी और बोली, कैसी रही मेरी वफादारी लेवी? पर गलत मत समझना, मैं तेरे लिए ऊपर उत्तर जाने से हार नहीं मान रही। बस यहां रहना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। ज्यादा मत सोच। उसने आखिरी बात पर जोर दिया, लेकिन जितना ज्यादा वो कोशिश करती उतना ही सच सामने आ जाता। साफ था कि उसने स्कूल वही चुना था क्योंकि मैं यहां था। पर सच कहूं तो लेवी, ये सूप डंपलिंग्स जो तू लाया है वाकई में बहुत बढ़िया है। मुझे अकेले पूरा खाना नहीं देना। भले ही मैं खूब खा सकती हूं, फिर भी मैं लड़की, पता है ना मैं ये सब कैसे खत्म कर लूंगा? मुझे क्या समझती हो? हिप्पो? सुअर? वो मुझे देख रही थी, हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए। चलो बैठो और मेरे साथ खाओ। उसका अपने आप को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बताना मुझे हंसाने को मजबूर कर देता था। वो वाकई कभी कभी मजेदार होती थी। सच में एकदम अलग थी। इतनी मनोरंजक लड़की। अगर मैं उसे कभी अपनी बीवी बनाकर घर लाया तो जिंदगी कभी बोरिंग नहीं होती। मैं खुद से चुपचाप सोच रहा था, लेवी, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम क्यों खोए हुए हो? अभी क्या सोच रहे थे? क्या सोच रही थी? अरे कुछ नहीं, आओ मेरे साथ खाओ। यहां इतना सारा खाना है, मैं अकेले कैसे खा पाऊं? सबने हाँ में सिर हिलाया, सोफे पर बैठ गए और सूप डंपलिंग्स खाने लगे। वो गलत नहीं थी। फूड स्ट्रीट की वो दुकान सूप डंपलिंग्स बनाना बहुत बढ़िया जानती थी। स्वाद बेजोड़ था। भरपूर सूप, भरपूर भरावन, जबरदस्त स्वाद। मेरी तो बात ही छोड़ो, वो अकेली पूरी तरह से दीवानी हो गई थी।
जैसे पागल हो गई हो। उसके बाद बाकी शाम आराम से शांति से बीती। मैं सोफे पर बैठा रहा। खाना खाते हुए मैंने अपना फोन निकाला ताकि फ्यूचर्स मार्केट चेक कर सकूं। सिस्टम को अपनी एनालिसिस चलाने दिया। सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था ताकि कोई फैसला लेने से पहले सही जानकारी मिल सके। मैं पूरा 2.66 मिलियन लगाने वाला था, पूरी ताकत से। अभी जो भी पैसा था सब लगा देना था। कौन जानता था, शायद ये फिर से डब्बी हो जाए। ये सोचते हुए मैंने अपना फोन उठाया, फ्यूचर्स मार्केट इंटरफेस खोला और बहुत जल्दी सिस्टम की घंटी मेरे कान में गूंजी। सिस्टम एनालिसिस, पोर्क बेली, फ्यूचर्स, निवेश का चक्र 2 हफ्ते का है। अनुमानित रिटर्न अपने पूंजी का 0.5 गुना। मैंने एनालिसिस लिस्ट जल्दी से देखी, जैसे कि पोरक बेली फ्यूचर्स। अगर आप इसमें 1.5 मिलियन लगाओ तो आपको अपने निवेश का 0.5 गुना अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा, यानी कि 50% ऊपर से। हाँ, 0.5 गुना रिटर्न पहले से ही बढ़िया था और सिस्टम के चलाने पर यह एनालिसिस 100% गारंटीड प्रॉफिट था, बिल्कुल नुकसान से सुरक्षित। लेकिन इतनी कीमती भविष्यवाणी वाली टूल सिर्फ एक बार इस्तेमाल करनी थी, इसलिए मुझे ध्यान से देखना था। सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट ढूंढना था। पक्की बात करने से पहले मेरी नजर सिस्टम इंटरफेस पर गई। हर एक फ्यूचर्स प्रोजेक्ट को एक एक करके स्कैन किया। कुछ 0.3 गुना रिटर्न दे रहे थे, कुछ 0.2 पर, और जाहिर सी बात है कुछ तो घाटे में भी थे। कुछ ने -0.4 का प्रोजेक्शन दिखाया। एक ऐसा फ्यूचर्स प्रोजेक्ट भी था जिसे नुकसान दोगुना होने का अलर्ट मिला था। मतलब उसमें पैसा लगाना लगभग पक्की तबाही थी। या तो तुम अपनी पूंजी का 40% गवा देते या सब कुछ खत्म। लेकिन बहुत जल्दी सिस्टम ने सारे घाटे वाले प्रोजेक्ट्स को छांटना शुरू कर दिया, साथ ही कम रिटर्न वाले। सब कुछ ठीक हो गया और आखिर में उसने मेरे लिए एक ही सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट चुना, आयरन या फ्यूचर्स। निवेश का चक्र 50 दिन का था। अनुमानित रिटर्न प्रिंसिपल का 3 गुना था। वजह साफ साफ बताई गई थी। कई कारणों के मिलने से आयरन की कीमतें 50 दिन में काफी बढ़ जाएंगी। सिस्टम ने सलाह दी कि अभी खरीदो और 50 दिन बाद जब कीमत चरम पर हो तब बेच दो। अनुमानित रिटर्न शुरुआती निवेश का 3 गुना था। सिस्टम का पूरा विश्लेषण पढ़कर मैं बहुत संतुष्ट था। फैसला हो गया। यही था, 1, प्रिंसिपल का 3 गुना रिटर्न, लगभग 2.6 मिलियन हाथ में। अगर मैंने 50 दिनों में सब कुछ लगा दिया होता तो मेरे पास करीब 8 मिलियन होते, और ये तो सिर्फ मुनाफा था मूल राशि के ऊपर। मतलब 2.6 मिलियन बेस के अलावा करीब 8 मिलियन का नेट प्रॉफिट होता। कुल भुगतान लगभग 10.6 मिलियन। ऐसा रिटर्न रेट देखकर मैं पूरी तरह संतुष्ट था। लगभग 1 घंटे बाद जो विथड्रॉल मैंने पहले किया था वो पूरा मेरे कार्ड में ट्रांसफर हो गया। परफेक्ट। टाइमिंग एकदम सही थी। मैं सीधे आयरन और फ्यूचर्स में कूद गया। ट्रेडिंग इंटरफेस खोला और पूरे 2.66 मिलियन डाल दिए। सिस्टम की एनालिसिस के पीछे जो प्रेडिक्शन था उस पर मेरा पूरा भरोसा था। एक भी शक नहीं था। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। लेवी, तुमने अभी क्या किया? तुमने तो सीधे 2.6 मिलियन फ्यूचर्स में लगा दिए। ओ माय गॉड, लेवी, तुम तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर खेल रहे हो। मतलब तुम्हारी पिछली कॉल एकदम सही थी। वो प्रोजेक्ट जिसे मैंने छोड़ दिया था तुमने खरीद लिया। वैसे भी ये 200 गुना रिटर्न दे चुका है, लेकिन ऐसे हाई रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स में रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। लेवी, मुझे लगता है कि तुम्हें सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। समझदारी यही है कि निवेश फैलाओ। इस तरह रिस्क काफी हद तक नियंत्रित हो जाता है। 2.6 मिलियन डालकर पूरा दाव लगाने में तुम्हें डर नहीं लगता कि कुछ अनहोनी हो जाए? वो सच में चिंतित थी, लेकिन फिर उसने सोचा और अपनी बात का अंदाज बदल लिया। या फिर लेवी,
क्या तुम्हारे पास इस बारे में अंदर की कोई जानकारी है, जैसे कि लोहे या कीमतों के बारे में तुम्हें पक्का पता हो? क्या ऊपर जा रही हो? उसने सच्चे जिज्ञासु अंदाज में पूछा। तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो आखिर। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुझसे देखा, पूरी दिलचस्पी के साथ। जब बात उसकी थी तो मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। मुझे एक दूसरी जिंदगी मिली है, बस मैं पिछली जिंदगी के सारे अफसोस पूरे करना चाहता था। तो मैंने साफ साफ कहा, स्काई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? वो कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर खुद में आई। लेवी, ऐसा सवाल किस लिए? मैं तुम पर भरोसा नहीं करूं? बिल्कुल करती हूं। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो किस पर करूं? बताओ। ठीक है, फिर मैं सीधी बात करता हूं। मेरे पास अंदर की जानकारी है। 50 दिन बाद लॉ अयस की कीमतें जोरदार बढ़ने वाली है, इसलिए अभी सस्ते में खरीद लो। कम से कम 3 गुना मुनाफा होगा। वो तुरंत उत्साहित हो गई। 50 दिन में 3 गुना? सच में? लेवी, तुम तो अलग ही लेवल पर हो। तुम्हारे पास सच में अंदर की पहुंच है। वो पहले से ही मुझ पर बिना शर्त भरोसा करती थी। उसके सहज भोले स्वभाव को जोड़ो तो उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं था। थोड़ा हिचकिचाया, फिर लेवी बोला, क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूं? मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं। मेरे पापा ने मेरे लिए एक छोटा सा फंड रखा है, जैसे कि एक शुरुआत के लिए। ज्यादा तो नहीं, लगभग 2 लाख। अगर तुम्हें सच में यकीन है कि यह काम करेगा और चांस अच्छे हैं, तो मैं पूरे 2 लाख लगा दूंगा। शायद 50 दिन में ये 6 लाख हो जाए। उसने खुद को एक पल के लिए ख्वाबों में खोने दिया। लेवी, मैं वादा करती हूं कि अगर मेरा पैसा 3 गुना हो गया तो कॉलेज में हर दिन तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। जो भी तुम खाना चाहो मैं ला दूंगी। तुम जो भी पहनना चाहो मैं खरीद दूंगा। गेम्स, स्किन्स, स्किन्स, जो भी लीग ऑफ लेजेंड्स का सामान चाहिए तुम्हें। मुझे तो ठीक से समझ भी नहीं आता, पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भर दूंगा। अगर ये कोई और कहता तो शायद मैं इसे सिर्फ बात बनाकर टाल देता, लेकिन वो जब भी कहती मुझे एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा अपना वादा निभाती थी। हाई स्कूल के 3 साल उसने मुझ पर कमाल का खर्च किया था। उससे ज्यादा तो तब किया जब उसके पास सच में पैसे आए। उसकी फितरत को जानते हुए वो यकीनन खर्च करेगी। बिना किसी हिचकिचाहट के मुझ पर डाल दिया। मैं हंसा। ठीक है स्काई, लेकिन एक बात बता दूं, अब से बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा बाद हमारा कॉलेज शुरू हो रहा है। जब तुम पैसे कमाओ तो मुझे भी अच्छे से ट्रीट करना। मुझे बेकार में फायदा कमाने के लिए गाइड मत बनाना। तो मेरी सलाह पर उसने फ्यूचर्स ट्रेडिंग अकाउंट खोला। उसके बाद उसने अपने पर्सनल कार्ड से 2 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए। फिर पूरे पैसे से आयरन के फ्यूचर्स खरीद लिए। अब बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा इंतजार करना था। जब लोहे के अयस्क की कीमतें तेजी से बढ़ी तो 3 गुना फायदा होता। बारी आने वाली थी। वो उत्साह से झूम रही थी, लेकिन थोड़ा घबराई भी हुई थी। ठीक है, सच बताओ लेवी, भले ही मैं तुम पर 100% भरोसा करती हूं, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? मान लो ये 2 लाख पूरी तरह से गायब हो गए। पूरा नुकसान। मेरे माता पिता मुझे बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। हो सकता है सच में मुझे फांसी दे दे। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अगर ऐसा हुआ, लेवी, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही। बस अच्छा बुरा दोनों साथ बांटना। अगर सब गड़बड़ हो गया तो क्या तुम उस मार को भी झेल लोगे? मैं हंस पड़ा, उसकी पूरी तरह गंभीर मुस्कान को देखकर। वो बड़ी बड़ी बेखबर आंखें जो मेरी तरफ देख रही थी। मैं मुश्किल से खुद को संभाल पाया था। स्काई, तुम ये कैसे करती हो? ऐसे मजेदार बातें कैसे कर लेती हो? बिल्कुल सीधी सादे चेहरे पर। मैं बेबस होकर हंसा। ठीक है, मान गया। हाँ लेवी, तुम सच में सबसे वफादार इंसान हो।
स्काई जैसी दोस्त के लिए बिल्कुल लायक। लेकिन सच में लेवी टीएस, आज रात तुम डिलन और जैक के साथ बारबेक्यू के लिए गए थे, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं जवाब दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बस वो दोनों इस गर्मी में एन्चांट इंटरनेट कैफे में काम कर रहे हैं, है ना? समर जॉब। पता चला कि नए मालिक ने सबकी तनख्वाह दुगनी कर दी है। दोनों तो इस बात से बहुत खुश थे। उन्होंने जोर दिया कि मुझे भी ड्रिंक्स के लिए बाहर ले चलें। ओह, समझ गया, वो बोलती रही। लेकिन लेवी डब्ल्यू, एक बात बताओ, मेरी चाची, तुम्हें उसके बारे में पता है ना? आज रात मैंने उसके साथ डिनर किया। वो पहले शहर में रहती थी, लेकिन अब यहां आ गई है। आज दोपहर को तो उसने असल में, मैं एक कंपनी जिसका नाम टाइडल वेव टेक था, वहां इंटरव्यू देने गई थी। इंटरव्यू तो बढ़िया गया ही, साथ ही नए मालिक ने उसे इतना अच्छा वेतन ऑफर किया कि पिछली कंपनी से भी ज्यादा था। आज का दिन कैसा था? सबको बढ़ोतरी कैसे मिल रही है? यहां तक कि लेवी भी पैसे में डूबा जा रहा है। वो थोड़ी जलन में थी, खुद से बड़बड़ाते हुए उम्मीद कर रही थी कि मेरे पीछे चलकर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय में वो अपनी निवेश राशि 3 गुना कर लेगी। वो सच में ऐसा चाहती थी। भले ही ऐसा न हो 3 बार, बस 2 बार भी चलेगा। कम से कम पैसे दोगुना तो होना चाहिए। उसे ऐसा कहते सुनकर मैं तुरंत कनेक्शन समझ गया। उसकी चाची, जो आज दोपहर मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी, क्या वो असल में एमी यांग हो सकती थी? क्या यह मुमकिन था कि एमी यांग स्काई की चाची हो? यह बात जानकर मुझे थोड़ा चौंक महसूस हुआ। सच में ऐसा उम्मीद नहीं थी। दुनिया कितनी छोटी है। मेरी कंपनी की पहली कर्मचारी निकली स्काई की चाची। लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा नहीं रुका। अभी के लिए वो बस लगातार, रुकावट के बिना बातें करते हुए मुझे लगातार सब कुछ बता रहा था। लेवी का पेट बार बार कुछ कह रहा था। तुम यकीन नहीं करोगे, ये टाइटल वेव कंपनी, हां, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत मजबूत है। न सिर्फ मेरी आंटी को अच्छा पैसा दे रहे हैं, सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि इनके पास कितना बड़ा कैपिटल है। आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले ही उन्होंने ग्रीनफील्ड ग्रुप की बिल्डिंग 7 खरीद ली थी। और सुनो, इस कंपनी का मालिक सिर्फ 19 साल का है, हमारे जितना ही उम्र का। आजकल टैलेंट हर जगह है। लेवी, हमें भी आगे बढ़ना होगा। हम पीछे नहीं रह सकते। वो सूप डंपलिंग्स खा रही थी, मुंह पूरी तरह भरा हुआ था, और साथ ही मेरे पास चिकन ब्रोथ का कप सरका रही थी, खुद को मोटिवेट करते हुए। अगले 2 महीने की गर्मी में मैं कई जरूरी फाइनेंस की किताबें पढ़कर खत्म करूंगी। ये वो छोटा सा लक्ष्य था जो उसने अपने लिए रखा था। ठीक है लेवी, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? वो एक बार चुप हो गई, जो उसके लिए काफी दुर्लभ था। फिर जल्दी से बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं नहीं। पक्का है कि तुम हाँ कहोगी? बताओ, क्या चाहिए? मैं सोफे पर बैठा और उसे देखा। बताओ स्काई, तुम मुझसे क्या मांग रही हो? वो थोड़ा शर्माते हुए कहने लगी, क्योंकि जो वो कहने वाली थी वो थोड़ा शर्मनाक था, भले ही मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूं। पर कोई बात नहीं, कहो तो सही। लेवी, तुमने खुद अभी देखा, मैंने रसोई को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये साफ दिखा दिया कि मुझे इस काम में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे खाना बनाना सीखना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। याद है ना, मैंने वो पपीता पहले खरीदा था। लेवी, तुम मेरे लिए उसे पकाओगे? मुझे रोजाना 2 महीने तक ये खाना है और देखना है कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। सुना है ये शरीर के लिए काफी बढ़िया है। मैं ट्राई करना चाहता हूं, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। तुम्हें तो पता है, मैंने अंडा फ्राई करने की कोशिश की थी और रसोई धुआं धुआं हो गई थी। चूल्हा भी लगभग उड़ ही गया था। इसलिए प्लीज लेवी के, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। यह छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन असली समस्या थी 2 महीने। स्काई, सच कहूं तो
तेरे लिए शायद इतना वक्त काफी नहीं होगा। हड्डियों की बनावट जैसी है वैसी रहेगी। माफ करना, बस इतना करना है कि मेरे लिए बना दे। 2 महीने अच्छे से इसे पीते रहना। मैं गारंटी देता हूं कि तू अपनी बात वापस ले लेगा। प्लीज, प्लीज, मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, लेवी। वो लगातार बोलती रही। मुझे पता है तू सबसे अच्छा है। तेरे सबसे अच्छे दोस्त की इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट कैसे ठुकरा सकता है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। रुको, सच में, लेवी? तू वाकई हाँ कह दिया? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वो खुशी से ऐसे उड़ रही थी जैसे अपना नाम भूल ही जाए। उसने तुरंत कहा, तुम कमाल हो, लेवी। यही तो होती है दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त की दोस्ती। बस देखना, किसी दिन तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ कर लाऊंगी। खूबसूरत, जबरदस्त और बहुत अच्छी। और अगर नहीं मिली तो मैंने आधा मजाक में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सबसे अच्छा दोस्त इतना हैंडसम है। चाहे कुछ भी हो, मैं किसी न किसी को ढूंढ ही लूंगी। लेकिन हां, मजाक छोड़ो, अगर सच में कोई नहीं मिला तो फिर मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है, मैं टीम के लिए झेलूंगा। तुम बस। मैंने उसे तुरंत बीच में रोक दिया। स्काई, बिल्कुल नहीं। वो तुरंत भड़क उठी। लेवी, इसका मतलब क्या है? क्या मैं सच में इतनी खराब हूं? तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखो। तुम सच में मुझे नीचा दिखा रहे हो। उसने होंठ दबा लिए। लेवी, तुम बिल्कुल कृतज्ञ हो। मेरी गर्लफ्रेंड होने में क्या बुरा है? क्या मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूं? मुझे लगता है मैं एकदम ठीक हूं। धन्यवाद। मेरी जैसी लड़की जो नेचुरली खूबसूरत हो और ऊपर से बढ़िया पर्सनैलिटी भी हो, ये हर मोड़ पर नहीं मिलता। लेवी, तुम सच में अच्छी चीज को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक वो तुम्हारे सामने न हो। उसने एक छोटा, गरिमापूर्ण फुफकारा। लेकिन खैर, वो वाकई जेफरसन हाई की सबसे मशहूर लड़कियों में से एक थी। और ये एक सादा सच था। उसकी खूबसूरती पूरे स्कूल में सच में बेमिसाल थी। लगभग कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। दूसरा कोई मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसकी शख्सियत की वजह से ज्यादातर लड़कों ने चुपचाप खुद को प्रतियोगिता से बाहर कर लिया था। ऊपर से वो हर दिन मेरे साथ चिपकी रहती थी, जिससे ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही बेकार सा लगने लगा था। तो जिन लोगों ने उसे पाने की कोशिश की, वो धीरे धीरे हार मान गए। वैसे भी जितनी खूबसूरत लड़की होती, कुछ हद तक उतने ही कम लोग उसे पाने की हिम्मत करते, क्योंकि सब सोचते थे कि उसकी जैसी खूबसूरती के सामने जीतना नामुमकिन है। इसलिए ज्यादातर लोग कोशिश तक नहीं करते। बाहर से खूबसूरत, पर असल में चुपचाप अकेली। ठीक है, चलो, लेवी एन, उस पपीते को पकाओ। मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज। तुमने तो पहले ही हाँ कह दिया था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं। हाँ लेवी, तुम सच में सबसे बढ़िया हो। मैंने इंटरनेट से एक रेसिपी देखी, रसोई में गया और पपीते का एक कटोरा बनाया। सच में खुशबू तो अच्छी आई। उसने चखा। बुरा नहीं है, बल्कि बढ़िया है। लेवी, तुम भी चखो, खुद भी खा लो। देर हो रही है। आज रात मैंने डायलन और जैक के साथ काफी ड्रिंक की थी, लेकिन मेरी जिंदगी के कई सालों के तजुर्बे के साथ थोड़ा शराब, ऐसा कुछ भी नहीं था। नशा करने के लिए तो बिल्कुल भी काफी नहीं था। लेकिन वापस आने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब अच्छे आदतें अपनाऊंगा, जल्दी सोऊंगा, अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ चुका था, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, देर तक जागना। रात के लगभग 11 बजे मैं पहले ही सो चुका था। तभी मेरा फोन बजा। इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था ग्रीनफील्ड ग्रुप की प्रॉपर्टी मैनेजर क्रिस्टल जंग से। वो अभी दोस्तों के साथ डिनर पर थी। काफी वक्त हो गया था जब ग्रुप वाले मिल गए थे, और ये सब होने में काफी मेहनत लगी थी। असल में प्लान था कि खाना खाएं, आराम करें
और शायद बाद में कराओके गाने भी जाएं। लेकिन शाम शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे एक नोटिफिकेशन आया कि ग्रुप की बिल्डिंग भी पूरी तरह से खरीद ली गई है और वो खरीदार मैं था। जैसे ही उसे ये पता चला, वो पूरी तरह से हैरान रह गई, जैसे असलियत पर शक होने लगा हो। ये क्या हो रहा है? कंपनी के ऑफिस के ये बिल्डिंग्स अब इतने आसानी से कैसे खरीद लिए जाते हैं? ये मिस्टर चेन, उसने अभी अभी बिल्डिंग 7 खरीदी थी ना? वो तो अभी कुछ ही समय पहले हुआ था और अब उसने बिल्डिंग 8 भी खरीद ली। तुम्हें समझना चाहिए था। एक ग्रीनफील्ड कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग की कीमत लाखों में होती है। एक खरीदना ही कमाल की बात थी और ये मिस्टर चेन ने एक और खरीद ली। बिल्कुल यकीन करना मुश्किल था। उसकी हैरान नजर देखकर जो बिजनेस ब्लेजर में महिला उसके सामने बैठी थी, उम्र करीब 30 के आसपास, शांत और सलीकेदार, बोली, क्या हुआ क्रिस्टल? कुछ हुआ? तुम्हारे चेहरे का वो अंदाज। विक्टोरिया, उसने कहा, तुम यकीन नहीं करोगी। एकदम जवान मिस्टर चेन है। उन्होंने अभी अभी हमारी बिल्डिंग नंबर 7 खरीद ली। याद है ना? हां, याद है। तो क्या हुआ? मुझे अभी नोटिफिकेशन आया है। उसी मिस्टर चेन ने ग्रुप की बिल्डिंग नंबर 8 भी खरीद ली है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? एक के बाद एक 2 बिल्डिंग्स। वो महिला जिसे विक्टोरिया कहा जा रहा था, उसका चेहरा सच्ची हैरानी से फैल गया। ये मिस्टर चेन आखिर है कौन? वो कहाँ है? ऐसा पैसा कहां से आ रहा है? क्या ये किसी बड़े फाइनेंशियल ग्रुप का बेटा तो नहीं है? पर अभी तक हमने किसी बड़े फाइनेंशियल ग्रुप के रियल एस्टेट में इतनी बड़ी चाल चलन की खबर नहीं सुनी। क्रिस्टल, तू ये कर, तुरंत मिस्टर चेन से संपर्क कर। कल दोपहर का खाना हम उसे बाहर ले चलेंगे। मैं उससे खुद मिलना चाहता हूं। और मुझे लगता है ये मिस्टर चेन कोई आम आदमी नहीं है। क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमें बस किस्मत ही साथ दे गई हो? उसकी कजिन की बात सुनकर क्रिस्टल ने तुरंत सिर हिला दिया। चिंता मत कर, मुझे अभी क्या करना है पता है। मैंने पहले ही मिस्टर चेन को मैसेज किया है कि कल लंच सेट कर लें। बेहतर रहेगा आमने सामने बात करें। फोन पर सब कुछ साफ साफ कहना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखा मिस्टर चेन ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अब काफी देर हो चुकी है, शायद वो सो रहे होंगे, उसने आगे कहा। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनके जवाब का कल इंतजार करेंगे। विक्टोरिया, हम दोनों मिलकर उनसे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, उसकी कजिन विक्टोरिया ने सहमति में सिर हिलाया। ग्रीनफील्ड ग्रुप में विक्टोरिया की भी एक खास जगह थी। पोजीशन, तेज, काबिल, बहुत असरदार। वो ग्रुप में सालों पहले ही जुड़ गई थी। क्रिस्टल के जाने से पहले ही उसे बिजनेस के हर कोने की पूरी समझ थी। ऐसे कई हिस्से थे जिन्हें क्रिस्टल अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, और कई बार क्रिस्टल को सलाह के लिए विक्टोरिया के पास जाना पड़ता था। क्रिस्टल, मैं तुमसे ईमानदारी से बात करती हूं। मैं इस ग्रुप के साथ सालों से हूं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ हर तरह के डील्स में मदद की है। मैंने इतने बिजनेस फंक्शंस अटेंड किए हैं कि गिनती नहीं कर सकती, और बहुत सारे टैलेंटेड, सफल युवा उद्यमियों से मिली हूं। उनसे भी कई ज्यादा। काफी तगड़ी नकदी रिजर्व थी। लेकिन मिस्टर चेन जैसे किसी शख्स का लगातार 2 कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स खरीदना सच में कम ही देखने को मिलता है। जीसीपी, ये वाकई में बहुत खास है। आप जानते ही हैं कि एक अकेली ग्रीनफील्ड ऑफिस बिल्डिंग को पूरी तरह से खरीदना हो तो उसकी कीमत कम से कम करोड़ों में होती है। इस साल अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं रही। इतनी बड़ी नकदी के साथ कोई कंपनी बहुत कम ही होती है। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, इगाटोरिया। मुझे भी लगता है कि मिस्टर चेन कोई आम आदमी नहीं है। तो जब हम उनसे कल मिलेंगे तो हमें सम्मानजनक, जाहिर सी बात है, ऐसे क्लाइंट को हम नाराज नहीं कर सकते। कौन जाने, वो किसी बड़े वित्तीय साम्राज्य का वारिस हो सकता है। दोनों चचेरे भाई आपस में धीरे से बात करने लगे। सामने बैठी लड़कियां जिज्ञासु होकर उनकी तरफ देखने लगी।
तुम दोनों फिर से काम की बात कर रहे हो। हम इतने कम ही मिल पाते हैं और तुम अभी भी कंपनी के बारे में सोच रहे हो। दिमाग से भी आराम नहीं लेते। कोई आश्चर्य नहीं कि ये शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है। काश मेरे पापा की कंपनी भी कभी वहां पहुंच जाए। चलो चलो, सब लोग ग्लास उठाओ। दोनों चचेरे भाई दोस्तों के साथ डिनर खत्म करके देर रात तक घर नहीं लौटे। रात जल्दी बीत गई। सुबह जल्दी, लगभग 7 बजे की बात थी। आखिरकार गर्मियों की छुट्टियां थी। स्कूल नहीं था तो जल्दी उठने की कोई वजह नहीं थी। पिछले कुछ दिन मैंने सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट किया था, लेकिन कभी कभी सबको आराम की जरूरत होती है। आज सुबह खासतौर पर आराम करने का मन था। मैं सोया रहना चाहता था, लेकिन पूरी तरह जागने से पहले ही मुझे कुछ दबाव महसूस हुआ। वो थी, लेवी, लेवी, उठ जा। चलो नाश्ता कर लेते हैं। मैं तो बहुत जल्दी उठ गया था। बाहर गया और तुम्हारे लिए नाश्ता ले आया। एग रोल्स और वॉन्टन सूप, तुम्हारे पसंदीदा। अभी भी गर्म है, जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। उसकी आवाज से नींद खुली। मैंने कपड़े बदले और खुद को खींचते हुए बेडरूम से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे लिविंग रूम में गया और सोफे पर गिर पड़ा। लेवी, 1 मिनट रुक, मैं कटोरे ले आता हूं। वो रसोई में चली गई और कुछ कटोरे लेकर आई। फिर नाश्ते की चीजें प्लास्टिक बैग से निकालकर रख दी। प्लास्टिक बैग में डालना ठीक नहीं लगा, अस्वच्छ लगता था, इसलिए कटोरियों में डालना बेहतर लगा। लेवी, आओ थोड़ा चखो। ये एग रोल वाला स्टॉल सच में कमाल करता है। मुझ पर भरोसा नहीं होता? खुद चखो। और वो वॉन्टन सूप, उसके लिए मैं काफी दूर तक गया था। स्कूल के पास तक जाकर तुम्हारे लिए लाया। वो तुम्हारा सबसे पसंदीदा जगह नहीं है, उसने मुझसे मुस्कुराकर कहा। खैर लेवी, मेरा जैसा सबसे अच्छा दोस्त पाकर तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा। तुझसे और मुझसे कहूं तो कभी कभी मैं खुद को भी काफी बढ़िया सोचता हूं। क्या ये ज्यादा खुद की तारीफ तो नहीं हो रही? मैंने हंसते हुए कहा। स्काई, ये तो वाकई में थोड़ा खुद को समझने जैसा है तुम्हारा। कम से कम तुम्हें पता तो है। अरे लेवी, इसका मतलब क्या है? एक भी थोड़ा सा सम्मान नहीं। तुम मुझे खुद में मग्न कह रहे हो? उसने फुफकारते हुए कहा। मैं सुबह जल्दी उठी, तुम्हारे लिए खास वॉन्टन सूप लेकर आई, और मुझे खुद की तारीफ करने वाला कहा जा रहा है। लेवी, तुम सच में ऐसा कह रहे हो? मुझे तो सुबह सुबह अपने आप को बिस्तर से उठाना पड़ा, और मैं तो सोने की कितनी शौकीन हूं। इतनी जल्दी उठकर तुम्हारे लिए जाना पड़ा। नाश्ता, तुम्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। यही तो स्क्रिप्ट थी। तुम स्क्रिप्ट क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? उसने गुस्से में फूंक मारते हुए दिखावा किया, फिर अपने एग रोल का एक कौर लिया। ऐसा नहीं था कि सब कुछ मेरे बारे में था। वो दुकान उसकी भी फेवरेट थी। हाई स्कूल के 3 सालों में ऐसे दिन आए जब हम दोनों में से कोई भी कैफेटेरिया का सामना नहीं कर पाता था। हम स्कूल से निकलकर चोरी छिपे खाना लेने चले जाते या किसी और को मना लेते कि वो हमारे लिए ले आए। वो वॉन्टन की दुकान और एग रोल वाली ठेली स्कूल के बिल्कुल बाहर थी। गेट्स सच में इलाके के बाकी जगहों से काफी बेहतर था। स्वाद बिल्कुल ही अलग लेवल का था। ठीक है, मैं मजाक बंद करता हूं, मैंने आगे कहा। आज सुबह तुम सच में अच्छा किया, एक सुनहरी स्टार के लायक। देखो, कहा ना, जल्दी उठना, तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदना। कम से कम कुछ अच्छा तो बोलो, मुझे ताना देना बंद करो। वो मुस्काई, फिर झुककर अपने कटोरे से खाने लगी। टेबल मैनर्स कुछ खास नहीं थे। वो सारी शालीनता और नाजुकपन वाली बातें पूरी तरह बेकार थी। जबकि वो उसके पास आई। पर सही कहो तो स्काई, आज सुबह तुम कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। सुबह सुबह उठ के खाना लेकर आए हो। चलो बताओ ना, अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? आज मेरा मूड ठीक है, शायद मैं मान भी जाऊं। मैंने सीधे साधे कहा।
लेवी, तुम हमेशा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? उसने मुझ पर आधा गुस्सा आधा हंसते हुए देखा। उसने जोर देकर कहा, सोचो तो सही, हमारी दोस्ती कैसी है। 3 साल से सबसे अच्छे दोस्त। मैं सुबह जल्दी उठ के अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए नाश्ता ले आती हूं। क्या ये सबसे नेचुरल बात नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी बात? लेवी, तुम हमेशा मुझ पर शक करते रहते हो। असली वजह कि मैं सुबह जल्दी उठकर इतनी दूर जाकर खाना लेकर आई, वो ये थी कि तुम्हें धन्यवाद कह सकूं। उसने आगे कहा, कल रात तुमने मुझे फ्यूचर्स ट्रेड के बारे में समझाया था और मैं बार बार सोच रही हूं, अगर ये सच में 3 गुना हो गया तो? वाह! अगर ऐसा हुआ तो स्काई अमीर हो जाएगी। $2 लाख सीधे 6 लाख में बदल जाएंगे। वो अपने ख्यालों में खो गई। अगर सच में 3 गुना हो गया तो ये पागलपन जैसा होगा। बस सोचकर ही मन में खुशी से कूदने का मन करता है। तो मुझे अपनी सराहना जरूर जाहिर करनी है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे पैसे तक पहुंचाया। अगर मैं बदले में कुछ अच्छा नहीं करती तो ये बहुत बुरा होता। अगर तुम्हें मुझसे दूर रहना सहना मुश्किल है तो बस कह दो। उसने खास तौर पर यह भी कहा, लेवी भी, बेटी, मैं तुमसे ईमानदारी से कह रही हूं। तुम्हें पता है मैं कैसी हूं? तुम्हें सबसे ज्यादा पता है कि मैं वो नहीं जो अपनी जड़ें भूल जाए। सही है ना? तो जब पैसे आएंगे, चाहे वो 3 बार हो, 1 बार हो या 2 बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शिकायत नहीं करने वाला हूं। लेकिन अगर वाकई 3 गुना हो गया तो मैं तुझसे एक हिस्सा बांटने का प्लान कर रहा हूं। आखिरकार तू ही तो मुझे यहां तक लेकर आया है। तुझे हिस्सा देना ही पड़ेगा। मैं खुद के लिए 1.5 लाख रखूंगा, बाकी सब तेरा। उसकी शक्ल सूरत सीधी सादी थी, इसलिए जब भी कुछ कहती तो बाद में जरूर पूरा करती। बस खाली बातें नहीं होती थी। वही उसकी असली पहचान थी। मैं उससे इतना पैसा नहीं ले सकता था, लेकिन अभी कुछ नहीं बोला। इंतजार करूंगा, अभी से 1 महीने बाद तक। जब पैसों का असली इंतजाम हो जाएगा तब सोचेंगे। ओह, सही कहा। लेवी लगभग भूल ही गया था कि शायद आज मैं दोपहर के खाने में घर नहीं रहूंगा। आज सुबह जब मैं बाहर खाना लेने गया था तो जेड और रेन से टकरा गया और हमने उसी वक्त लाइब्रेरी में साथ पढ़ने का प्लान बना लिया। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जाओ, मुझे ज्यादा याद मत करना। उसने मुझसे मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी और साफ साफ जवाब दिया, उसे भी कुछ बोलना था। अगर तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी, बस बोल देना, मैं कभी भी उन्हें कैंसिल कर सकता हूं। तेरे साथ घर पर ही रह लेंगे। मेरा मतलब है, जेड और रेन, हम 3 साल तक साथ में हॉस्टल में रहे, साथ खाना खाया, एक ही कमरे में सोए। हमारा रिश्ता सच्चा था। लेकिन सच कहूं तो उसके दिल में वो दोनों मिलकर भी लेवी के बराबर नहीं थे। उसकी दुनिया में उसकी जगह कुछ अलग ही थी। तो अगर तुम सच में बर्दाश्त नहीं कर पाते तो मैं उन्हें बिल्कुल भी छोड़ सकता हूं। अच्छी बात है कि जेड और रेन उस कमरे में नहीं थे, क्योंकि अगर वो होते और ये सब सुन लेते तो मैं सच में उनकी दोस्ती पर सवाल उठाने लगा था। ऐसा कौन सा बेस्ट फ्रेंड होता है जो बिना सोचे समझे तुम्हें धोखा दे दे? स्काई, तुम चीजों को इतना ज्यादा मत बढ़ाओ। मैंने साफ कहा, जब तक मन करे जाओ। सच कहूं तो जब तुम नहीं होती तो आखिरकार सुकून मिलता है। जब तुम होती हो तो कभी चुप नहीं रहती। तुम मुझे पागल कर देती हो। मैंने जानबूझकर कहा, लेकिन सच तो यह है कि उसके साथ रहना सच में खुशी देता था। उसके होने से जिंदगी ज्यादा दिलचस्प लगती थी। एक मजेदार, खूबसूरत लड़की का साथ होना ही कुछ और था। मेरे पास ही थी। सच में बहुत बढ़िया था। अगर मैंने इससे पहले कई सालों की जिंदगी नहीं जी होती तो कोई भी आम लड़का जो उसके पास थोड़ी देर बैठता, उसकी कुछ बातें सुनता, तो शायद वहीं हंस पड़ता। लेकिन मैं अलग था। आखिरकार मैंने इससे पहले पूरी जिंदगी जी ली थी। मैं अपनी भावनाओं पर या छोटी छोटी बातों पर काबू खोने वाला नहीं था।
पर अंदर से मैं सच में महसूस कर रहा था। उसके पास होने से सब कुछ थोड़ा ठंडा ठंडा लगने लगा। उसके बाद मैंने फोन देखा। पिछली रात मैं सो गया था कि तभी ग्रीनफील्ड की मैनेजर, जो मेरी पिछली जिंदगी में मेरी अधीनस्थ भी रही थी, क्रिस्टल जांग ने मुझे एक मैसेज भेजा। मैसेज का मतलब था, मिस्टर चेन, क्या आपको मेरी याद है? मैं क्रिस्टल जेन, ग्रीनफील्ड की मैनेजर हूं। हम पहले मिले थे और इंस्टाग्राम पर जुड़े थे। बस कंफर्म करना था। मुझे नोटिफिकेशन मिला कि आपने हमारी ग्रुप से बिल्डिंग 8 खरीदी है। क्या ये सही है, मिस्टर जेन? मैं सोच रही थी कि क्या आप आज थोड़ा मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, थोड़ा समय निकाल सकते हैं। अगर तुम फ्री हो तो साथ में लंच करते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने ये भी कहा था कि बिल्डिंग ने सिस्टम को भी चबा लिया। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी हैरान करने वाली नहीं थी। कल रात उसने जो मैसेज भेजा था, उसे देखते हुए मैं जवाब देने ही वाला था कि एक और मैसेज आ गया। मिस्टर चेन, क्या आपने मेरा कल रात का मैसेज देखा? तब तक आप शायद सो रहे होंगे। कोई बात नहीं, अगर आज कॉल कर लूं तो ठीक रहेगा। उसने जल्दी से फॉलो अप किया। मैंने तुरंत जवाब टाइप किया। फिर कहा, लगता है तुम मुझसे मिलना चाहती हो। मेरे लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज सुबह फ्री हूं। असल में सीधे मेरे ऑफिस आ जाना। मैं वैसे भी कंपनी जाकर मिलने वाला था। कंपनी अभी नई बनी है और अभी भर्ती का शुरुआती दौर चल रहा है। कुछ काम थे जिन्हें निपटना था, लेकिन लंच के दौरान थोड़ा वक्त निकालकर बात करना बिल्कुल मुमकिन था। उसने तुरंत जवाब दिया, परफेक्ट मिस्टर चैन, मैं नाश्ते के बाद निकलती हूं। वहीं मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। मैसेज भेजने के बाद ब्रिस्टल अभी बैठी थी। नाश्ते की जगह बाहर थी। उसकी कजिन जो मेज के सामने बैठी थी ने ऊपर देखा। तुम उठ गई हो? तो क्रिस्टल, मिस्टर चेन ने अभी तक जवाब दिया। चलो देखता हूं तुम दोनों ने क्या कहा। क्रिस्टल ने अपना फोन दिया और समझाया। मिस्टर चेन ने अभी अभी जवाब दिया। उसने कहा है कि हम उसके ऑफिस चलें। विक्टोरिया, जैसे ही हम यहां खत्म कर लें, सीधे टाइडल वेव ऑफिस बिल्डिंग चलते हैं, जो पहले बिल्डिंग 7 थी। हमारी, विक्टोरिया ने क्रिस्टल और मेरे बीच बातचीत पढ़ी। ठीक है, जल्दी करो। जैसे ही हम खत्म करें, हम चलते हैं। ऑफिस। समझ गया। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। नाश्ता खत्म करते ही दोनों कार में बैठे और ग्रीनफील्ड कमर्शियल प्लाजा की तरफ चल पड़े। मेरी कंपनी का ऑफिस बिल्डिंग उसी प्लाजा के ठीक बगल में था, शहर के सबसे प्रमुख व्यावसायिक इलाके के दिल में। इसलिए ही एक बिल्डिंग की कीमत इतनी जबरदस्त थी, कई करोड़ $। जब दोनों टाइडल वेव्स ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कोई पहले ही अंदर जा रहा था। वो मेरी एचआर डायरेक्टर एमी यांग थी। क्या बताओ, आप कौन हैं? यहां किससे मिलने आई हैं? उसने दोनों महिलाओं की तरफ देखा और पूछा। नमस्ते, मैं ग्रीनफील्ड की मैनेजर हूं। हम पहले आपकी कंपनी के सीईओ मिस्टर चेन से मिल चुके हैं। हम पहले ही इंस्टाग्राम पर संपर्क में हैं। हमारी आज सुबह एक मीटिंग भी शेड्यूल है। एमी ने सिर हिलाया। अच्छा, समझ गई। अगर आप सीईओ चेन से मिलनी आई हैं, तो कृपया अंदर आइए। तीनों साथ में बिल्डिंग के अंदर चले गए। चूंकि कंपनी अभी हाल ही में स्थापित हुई थी, इसलिए आज ऑफिस में सिर्फ एचआर डायरेक्टर ही मौजूद था। लेकिन भर्ती का काम पहले ही शुरू हो चुका था। आज के लिए अनुमानित संख्या इससे अधिक थी। 30 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेना था, क्योंकि मैं काफी उदार रहा था। ऑफर किया गया वेतन पैकेज वाकई में शानदार था। पैसे ऐसे खर्च हो रहे थे जैसे हवा के साथ उड़ रहे हों। जाहिर सी बात है, आवेदकों की संख्या और रिज्यूमे की क्वालिटी दोनों ही बेहतरीन थी। ये दिन बहुत व्यस्त होने वाला था। उसने खुद को याद दिलाया कि चीजें फिसलने न पाएं। कंपनी में एचआर डायरेक्टर के तौर पर, जहां अभी शुरुआत ही थी और स्टाफ भी बहुत कम था, मेरे आने से पहले उसे यह सुनिश्चित करना था कि मेहमानों का ठीक से ख्याल रखा जाए। और उसने नेतृत्व किया।
मेरे ऑफिस की ऊपर वाली मंजिल पर मेरे दो छोटे भाई आए, 2 चाय के कप डाले, फिर बैठ गए और एमी के अकाउंट के जरिए बातें करने लगे। दोनों ने जाना कि भले ही ये कंपनी एकदम नई थी, लेकिन जो सैलरी दी जा रही थी वो काफी ज्यादा थी। क्रिस्टल सच में हैरान रह गई। ऐसा स्टार्टअप इतना अच्छा पैसा कैसे दे सकता है? तुम्हारा सीईओ मिस्टर चेन वाकई कमाल का है। वो साफ दिख रहा था कि उसे झटका लगा था, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली की कंपनी शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी। हर साल वो इतनी कमाई करती थी जितनी ऐसे लोग जिनसे जिंदगी भर मिलना भी मुश्किल होता है। ये कंपनी तो नेशनल टॉप 500 में भी शामिल थी और काफी ऊपर रैंक करती थी। इतनी बड़ी कंपनी जब नए प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट शुरू करती थी तो शुरुआत में ही ज्यादा वेतन कभी नहीं देती थी। खर्चों पर काबू रखना हमेशा प्राथमिकता होती थी। अगर नया प्रोजेक्ट मुनाफा नहीं कमाएगा और तुम बड़े वेतन दे रहे हो, तो क्या पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हो? आपके मिस्टर चेन अपनी टीम का सच में बहुत ध्यान रखते हैं। सच कहूं तो एक बिजनेस मालिक के तौर पर ऐसी संवेदना आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां हमेशा खर्चा गिनती में लगती हैं। खर्चा कम करती है, ज्यादा उत्पादन दबावती है, उसने शालीनता से कहा था। लेकिन उसकी नजरें अनायास ही अपने चचेरे भाई की तरफ चली गई। उनके बीच ये मामला लगभग तय हो चुका था। मैं बिल्कुल भी आसान इंसान नहीं था। लगातार 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स खरीदना पहले ही भारी खर्चा था, और अब ऊपर से स्टाफ को उदारता से पेमेंट करना, कुछ तो यहां सामान्य तरीके से मेल नहीं खा रहा था। इसमें कोई शक नहीं, ये किसी बड़ी संपत्ति का वारिस था। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत कम बिजनेस वाले इतने पैसे ऐसे जलाते। उसी टाइम जब मैं क्रिस्टल को मैसेज करना खत्म किया, थोड़ी देर बाद मैंने स्काई से कहा, स्काई, आज सुबह तुम अपने 2 रूममेट्स के साथ लाइब्रेरी जा रही हो ना? हाँ। क्यों? तेरी आवाज ऐसा लग रही है जैसे तू भी आना चाहती है। उसने मुझसे देखा और पूछा, वो सच में बढ़िया होगा। मैं चाहूंगी कि तुम लाइब्रेरी आओ। तुम कुछ बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें पढ़ सकते हो। कॉलेज में जाने से पहले तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। बुनियाद सबसे पहले शुरू करो। चलो इसे किसी और वक्त करते हैं। मैंने कहा, आज सुबह मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त रहे हो। भले ही उसे पता नहीं था कि मैं असल में किस काम में व्यस्त हूं। वो सच में जानना चाहती थी, लेकिन मैंने बात नहीं बढ़ाई तो उसने भी नहीं पूछा। नाश्ता खत्म हुआ। उसने अपने सामान समेटे, जल्दी से अलविदा कहा और लाइब्रेरी की ओर चल दी, और मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। हम दोनों साथ बाहर निकले, फिर अपनी अपनी तरफ चले। अलग अलग रास्ते हो गए। मैं ग्रीनफील्ड प्लाजा की तरफ चल पड़ा और वो टैक्सी पकड़ गई। करीब 10 मिनट बाद हम प्लाजा के बीचों बीच वाले फव्वारे के पास पहुंचे। जेड और रेन पहले ही वहां इंतजार कर रहे थे। क्या सच में स्काई पर भरोसा किया जा सकता है? हमने लाइब्रेरी में पढ़ने का प्लान बनाया था, पर वो कहीं दिख नहीं रही। टाइम का कोई अंदाजा नहीं। उसने हमें छोड़ तो नहीं दिया, है ना? रेन ने सिर हिलाया। सच कहूं तो मैं भी इस बात को पूरी तरह नकार नहीं सकता। पहली बार तो नहीं है ऐसा। याद है वो दूसरी बार? एक और घटना हुई थी। हमारे स्काई के साथ प्लान थे। एक वीकेंड हम सब एक्वेरियम जाने वाले थे, पर वो अचानक उससे बास्केटबॉल खेलने भाग गई। हमें पूरा